हेलो एवरीवन। आज हम राजभाषा के एक ऐसे प्रकरण के बारे में जानेंगे जो राजभाषा से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमारा जो टॉपिक या प्रकरण है वह है संघ की भाषा। यहाँ पर अपना आज का टॉपिक यानी संघ की भाषा को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि IExamB के द्वारा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और सबको सिखाएंगे नामक एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें IExamB के अलग अलग विषय के जो फैकल्टी हैं उनके द्वारा अलग अलग विषय को पढ़ाकर उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। क्योंकि जब तक विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक विद्यार्थियों के जो परीक्षाओं में जो प्रश्न होते हैं वो उन प्रश्नों में बहुत ज्यादा कठिनता का अनुभव करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे के सीरीज के द्वारा प्रत्येक दिन एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने होता है और आज आप इसके अनुसार संघ की भाषा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और सीखेंगे। ये आपके सामने 2 सप्ताह का शेड्यूल है कि किस तरीके से अलग अलग टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। इस तरह IExamB आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 50% फास्टर प्रिपेयर करता है। हमारा आज का जो विषय है वो राजभाषा से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं, भारत की राजभाषा क्या है और भाग 17 की राजभाषा से संबंध क्या है और राजभाषा आयोग और संसदीय जो राजभाषा समिति का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जानना जरूरी है कि राजभाषा हम कहते किसे हैं, कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राजभाषा का जो तात्पर्य होता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है वह है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा से है। ये जो राजभाषा होती है वो किसी भी राज्य, राष्ट्र या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। इस राजभाषा को हम आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो इसको चाहे आप आधिकारिक भाषा बोलिए, ऑफिशियल लैंग्वेज कहिए या राजभाषा कहिए, ये सभी जो शब्द हैं वो एक ही हैं। अब राजभाषा किसे कहते हैं वो तो हमने सीख लिया कि जो सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा होती है उसे हम राजभाषा का दर्जा देते हैं। लेकिन अगर भारत की राजभाषा के बारे में प्रश्न आता है कि भारत की राजभाषा क्या है, तो इसको जानने से पहले उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको जानना आवश्यक है। अगर हम भारत की राजभाषा के बारे में बात करें तो 15 अगस्त 1947 यानी 1947 से पहले हिंदी के लिए राजभाषा शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं मिलता है। सर्वप्रथम 1949 यानी 1949 में श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज और राजभाषा के लिए स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया था। इन दोनों शब्दों का प्रयोग दोनों में अंतर को कम करने के लिए किया था। जो डिफरेंशिएशन होता है इन दोनों भाषाओं के बीच में कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं, उसमें अंतर बना रहे, तो उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज और राजभाषा के लिए स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया था। बाद में स्टेट लैंग्वेज के स्थान पर ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग उपयुक्त माना गया और इसका अर्थ लिया गया संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलाप के लिए स्वीकृत भाषा से। और इस प्रकार से भारत की राजभाषा संवैधानिक रूप से या केंद्र स्तर पर हिंदी है तथा राज्यों के स्तर पर उनकी अपनी भाषाएं हैं। भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। इसके लिए संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा।
और हमारे संविधान के भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी आधिकारिक भाषा के रूप में 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक राजभाषा का वर्णन मिलता है। इस भाग 17 के अलावा बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 और भाग 6 में भी राजभाषा संबंधी उपबंध मिलते हैं। तो हमारी जो राजभाषा है यानी भारतीय संवैधानिक रूप में देखा जाए तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, और भारत के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर उनकी अपनी अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जो उनकी अपनी मातृभाषा होती है, उनको वो राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान करते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं, और ये कुल मिलाकर 9 अनुच्छेद हैं। इस भाग को यानी 17 भाग का जो शीर्षक है उसको राजभाषा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर राजभाषा नामक ये यहाँ पर टॉपिक रखा गया है, क्योंकि संविधान के जो भी भाग हैं उनका अपना अपना शीर्षक है, इसलिए भाग 17 का जो शीर्षक है वो राजभाषा है, और जिस तरीके का शीर्षक है वैसे ही उस भाग में उन चीजों का वर्णन मिलता है। तो भाग 17 में हमें राजभाषा के रूप में हिंदी का वर्णन मिलता है। भाग जो 17 है वो 4 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें से अगर हम पहले अध्याय की बात करें तो वहां पर पहले अध्याय में संघ की भाषा का वर्णन मिलता है कि संघ की भाषा क्या है, केंद्र पर भाषा क्या है, यानी उसकी राजभाषा या आधिकारिक या शासकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है उसका वर्णन मिलता है, यानी लैंग्वेज ऑफ यूनियन। और ये जो अध्याय 1 है उसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 344 तक यानी 2 अनुच्छेद का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। भाग 17 में कुल आपके 9 अनुच्छेद हैं, जिसमें से भाग अध्याय 1 में 2 अनुच्छेद का वर्णन मिलता है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन मिलता है, और इसमें अनुच्छेद 345 से लेकर 347 तक के अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है। कुल मिलाकर यहाँ पर अनुच्छेद जो हैं वो 3 हैं। इसके बाद हमारा तीसरे अध्याय में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा का वर्णन मिलता है, और इसमें भी 2 अनुच्छेद हैं, 348 और 349। लास्ट में जो हमारा अध्याय 4 है उसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं, यानी इस राजभाषा से संबंधित इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं। और इस अध्याय में यानी चौथे अध्याय में भी यहाँ पर हमें 2 अनुच्छेदों का वर्णन मिलता है, 350 और 351। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 पहले अध्याय में है, 3 दूसरे अध्याय में अनुच्छेद हैं, तीसरे अध्याय में 2 अध्याय हैं, और चौथे अध्याय में भी 2 अध्याय हैं। 3 अनुच्छेद हैं, और अध्याय 3 में भी 2 अनुच्छेद हैं, और सबसे लास्ट में भी 2 अनुच्छेद हैं। तो याद रखना है कि सभी अध्याय में 2-2 अनुच्छेद हैं, लेकिन अध्याय 2 में ही यहाँ पर 2 अनुच्छेद न होकर 3 अनुच्छेद का वर्णन मिलता है, और इस प्रकार से ये कुल मिलाकर 9 अनुच्छेद हैं जो भाग 17 में इनका वर्णन होता है। अभी हमने देखा कि भाग 17 में, अब इसके पहले हमने देखा कि भाग 17 में कुल 9 अनुच्छेद हैं जो कि राजभाषा से संबंधित है, लेकिन इसके अलावा भी अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 में राजभाषा का वर्णन मिलता है। 120 जो अनुच्छेद है उसमें संसद की प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है वो अनुच्छेद, जिसमें बताया गया है कि संसद में कार्य हिंदी में या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे। तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे ही प्रभावी होगा मानो अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। इसका अर्थ है कि संविधान में ये बात की गई थी
कि यहाँ पर संविधान को शुरू होने से यानी इसके प्रारंभ होने से 15 वर्ष यानी 1965 तक जो शासकीय कार्यों में जो भाषा प्रयोग होगी वो अंग्रेजी होगी और इसके बाद यहाँ पर पूर्ण रूप से हिंदी राजभाषा का दर्जा उसे दे दिया जाएगा। लेकिन तो यहाँ पर अनुच्छेद 120 में आपको याद रखना है कि उसमें संसद की जो कामकाज में प्रयोग करने वाली जो भाषा है उसके बारे में बताया गया है और संसद में दोनों ही भाषाओं में कार्य किया जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी में। अनुच्छेद 120 में संसद की प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित वर्णन मिलता है और इसमें बताया गया है कि संसद के जो कामकाज होते हैं, जो उसके शासकीय कार्यों में, अर्थात संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। जब तक और कब तक ये काम किया जाएगा? जब तक कि संसद विधि द्वारा यानी किसी कानून द्वारा कोई दूसरा उपबंध ना करे, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से, प्रारंभ मतलब जब 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसके बाद में जो 15 वर्ष हैं यानी कि 1965 तक की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी यह अनुच्छेद इस प्रकार से प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अर्थात संसद में जो कार्य होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी में होंगे और ये तब तक होते रहेंगे जब तक कि जब तक संसद कोई कानून न बना दे। इसके बाद अनुच्छेद 210 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित वर्णन है कि जो राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उसमें जो कामकाज होगा वो किस भाषा में किया जाएगा। राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं या फिर हिंदी में या फिर अंग्रेजी में किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर अर्थात भारत के जो राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, वो अपने जो विधानमंडल है उसमें जो कार्य है, जो शासकीय कार्य है, जो कामकाज होंगे, वो उसके लिए जो भाषा का चुनाव करेंगे तो वो राज्य की राजभाषा होगी। अर्थात अगर गुजरात में है तो वो गुजराती हो सकती है या फिर राजभाषाओं में यानी एक से अधिक जो वहां पर क्षेत्रीय भाषाएं हैं तो उनमें से कोई एक राजभाषा हो सकती है या फिर हिंदी को वो अपने राजभाषा के रूप में उसका चुनाव कर सकते हैं या फिर अंग्रेजी में वहां पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विधानमंडल में वहां की अपनी राजभाषा या मातृभाषा या फिर हिंदी या अंग्रेजी में कोई भी भाषा वहां पर ली जा सकती है उसके शासकीय कार्यों को करने के लिए। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है संघ की भाषा, वो अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन मिलता है और इस अनुच्छेद में यानी 343 में ये बताया गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी रहेगी और इसकी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। लिपि कहते हैं किसी भी भाषा में जो लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग होते हैं उसे उस भाषा की लिपि कहा जाता है। तो यहाँ पर संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले जो अंकों का रूप होगा यानी जो नंबर प्रयोग किए जाएंगे, जो संख्या प्रयोग की जाएगी, वह भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। यानी कि इस प्रकार से जो हम लिखते हैं 1 2 3 4 करके, इस प्रकार से अंकों का प्रयोग होगा, ना कि देवनागरी लिपि वाले जो अंक हैं उनका प्रयोग होगा। क्योंकि देवनागरी में जैसे 1 है वो इस तरीके से लिखा जाता है, 2 फिर 3 फिर 4 और 5, इस तरीके से इन अंकों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहां पर अंतरराष्ट्रीय जो रूप है उसका प्रयोग किया जाएगा। इस अनुच्छेद यानी 343 में मुख्य रूप से 3 खंड हैं जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। खंड 1 में बताया गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसमें प्रयोग होने वाले जो अंक होंगे वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। खंड 2 में यानी इसके खंड 2 में अनुच्छेद 343 के खंड 2 में कब बताया गया कि खंड 1 में यानी कौन से
खंड की बात हो रही है। ये जो हमने ऊपर पढ़ा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष, वही प्रारंभ से यानी 15 वर्ष बाद 1965 की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। अर्थात 1965 की अवधि तक संघ में या केंद्र में जो शासकीय कार्यकाज होंगे, जो काम होंगे, वो अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाएंगे। और ये सभी जो अर्थात 1965 की अवधि तक संघ के उन सभी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता था। यानी कि प्रारंभ जो है यानी 1950 के पहले जिस काम के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहा है तो वह 15 वर्षों तक की अवधि तक 1965 तक अंग्रेजी भाषा में ही उसका प्रयोग किया जाता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी बताया गया, ये भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो उक्त अवधि के दौरान यानी ये जो 15 वर्षों की अवधि है इसके दौरान आदेश द्वारा यानी कोई आदेश निकाले राष्ट्रपति तो संघ के जो शासकीय प्रयोजन हैं में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि संघ में जो कामकाज होंगे 15 वर्षों तक वो अंग्रेजी में ही होते रहेंगे, अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता रहेगा 15 वर्षों तक। परंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो आदेश द्वारा संघ के जो शासकीय कार्यकाज होंगे उसमें अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय जो अंक हैं उनका जो अंतर्राष्ट्रीय रूप हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा यहाँ पर, तो उसके अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं यानी उसको अलाउ कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय रूप अंकों का प्रयोग नहीं होगा, उसके साथ साथ में देवनागरी रूप का प्रयोग हो सकता है और सिर्फ अंग्रेजी नहीं यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब राष्ट्रपति कोई आदेश द्वारा इसको पारित करें। इस अनुच्छेद 343 में जो तीसरा खंड है वो इसका वर्णन करता है कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात, यहाँ पर बताया गया कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा और इसके बावजूद यहाँ पर हिंदी भाषा का, यहाँ पर पहले खंड में बताया गया कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का जो स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दूसरे खंड में बताया गया कि यहाँ पर प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता रहेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो आदेश द्वारा वहां पर हिंदी भाषा या फिर अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं। लेकिन खंड 3 में कहा गया कि संसद जो उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात यानी 1965 के पश्चात अंग्रेजी भाषा का यानी अंग्रेजी भाषा का और अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबंधित कर सकेगी। यानी संसद को भी ये शक्ति मिल गई कि अगर वो चाहे तो इस 15 वर्षों के बाद भी किसी विधि द्वारा यानी कोई कानून बनाकर अंग्रेजी भाषा का और उसके अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबंधित कर सकेगी। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की राज समिति से संबंधित है। इस अनुच्छेद में 344 के द्वारा ये बताया गया था कि यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का गठन होगा और उसकी सिफारिशों पर प्रतिवेदन करने के लिए, अपनी रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पर संसद की एक राजभाषा समिति का भी गठन किया जाएगा। इस अनुच्छेद में बताया गया कि राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर यानी प्रारंभ 1950 और उसके 5 वर्ष की समाप्ति यानी 1955 और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा यानी राष्ट्रपति आदेश देंगे
एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे। अर्थात यहाँ पर अनुच्छेद 344 में खंड 1 में बताया गया कि राष्ट्रपति संविधान के शुरू होने से यानी 1955 में संविधान के शुरू होने के 5 वर्ष के पश्चात यानी 1955 में आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेगा और जो उसके अध्यक्ष के अलावा जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं, और यहाँ पर 8वीं अनुसूची में इस समय पर 22 भाषाएं हैं, जबकि जब 1955 में आयोग गठन हुआ था तब यहाँ पर 14 भाषाएं थी। तो उन भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों से मिलकर वो आयोग का गठन किया जाएगा। और वो सदस्य कौन होंगे, ऐसे नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, वो सदस्य होंगे जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे। यहाँ पर अनुच्छेद 344 में कई सारे खंड हैं, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है तो पहला महत्वपूर्ण खंड है जिसमें हमने यहाँ पर वर्णन किया कि राष्ट्रपति को आदेश द्वारा एक आयोग गठन करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह उसके अध्यक्ष और वहां पर उसके सदस्यों को नियुक्त करने का या उनको चुनाव करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हुआ। खंड 4 में यहाँ पर बात की गई है कि एक समिति भी गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर यहाँ पर बनेगी, जिनमें से जो 20 लोकसभा के सदस्य होंगे, इन 30 सदस्यों में से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और जो 10 होंगे वे राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 344 में खंड 4 में इस बात का भी जिक्र है कि यहाँ पर समिति का गठन भी होगा और उसमें सदस्य संख्या जो होगी वो 30 होगी, जिसमें से 20 जो होंगे वो लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। इस अनुच्छेद के खंड 5 में बताया गया कि समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग, यहाँ पर खंड 1 में राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि वो प्रारंभ से यानी 1955 में एक आयोग का गठन करेंगे, और खंड 4 में बताया गया कि उस समिति में जो सदस्य संख्या होगी वो 30 होंगे और 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। लेकिन खंड 5 में कहा गया उसके कर्तव्यों को बताया गया कि समिति का कर्तव्य क्या होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि उसका यह कर्तव्य होगा कि खंड 1 के अधीन जो गठित आयोग है जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, गठित करते हैं, उसके सिफारिशों की परीक्षा करे, उसको एग्जामिन करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी जो राय है, अपने सजेशंस हैं, वो यहाँ पर प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद 344 में आयोग और संसद की समिति के बारे में वर्णन मिलता है कि आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा होगा और इसके बाद इस जो आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको एग्जामिन करने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए और उन सिफारिशों की परीक्षण करने के बाद राष्ट्रपति को अपने सजेशंस भी प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करे। और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि यहाँ पर जो राजभाषा से संबंध जो आयोग का गठन हुआ था, इसे हम प्रथम आयोग भी कहते हैं, प्रथम राजभाषा आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो 344 के अनुसार 1955 में गठित हुआ था। तो प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो उसका उत्तर हो जाएगा 1955। इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि आयोग द्वारा जो सिफारिशें राष्ट्रपति को दी गई थी उसका परीक्षण कौन करता है, तो यहाँ पर उस एक जो समिति का, इस आयोग के बाद एक समिति का गठन किया गया था। आयोग का गठन जो था वो 1955 हुआ था और इस समिति का जो गठन था वो
57 में हुआ था, यानी उसके 2 साल बाद हुआ था 1957 में। तो इस समिति का कर्तव्य था कि यहाँ पर जो आयोग द्वारा सिफारिशें होंगी उसको परीक्षण करके राष्ट्रपति को उनके बारे में अपनी राय प्रस्तुत करना कि ये जो आयोग द्वारा जो चीजें बताई जा रही हैं, जो अपने विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं राजभाषा के बारे में, तो क्या उचित है क्या अनुचित है, समिति के द्वारा इस चीज का ब्यौरा देना। आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय को पढ़ा है और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे और सीखेंगे। तो अंत में आप सभी के लिए एक प्रश्न है, का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और साथ में यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी बताइएगा। मिलते हैं राजभाषा के एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। धन्यवाद।